Last time we studied some of the terms which were related to the thermodynamics, such as enthalpy, entropy, reversible process, irreversible process, and there is one more term which was left, and this term is the state function and the path function. अब मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है। जो भी प्रॉपर्टी हीट से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं? दीज आर द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। अब ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो सिर्फ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड एज द स्टेट फंक्शन। उसकी वैल्यू कैसे वो स्टेट रीच हुई है या कैसे रिएक्शन हुई है, 1 स्टेप में हुई है, 2 स्टेप में हुई है, मल्टी स्टेप में हुई है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। सच प्रॉपर्टी इट इज़ कॉल्ड एज द state. Such function it is called as the state function. These all are the state functions: internal energy, enthalpy, entropy, gives free energy, temperature, pressure, all these are the state functions. Next property is the path function. अब ऐसी property which does not depend upon the initial and the final state of the system, it is called as the path function. For example, work and heat, they both are the path function. जैसे हम मान लो किसी बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं, अगर हम स्टेयर्स से चढ़ रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अगर हम लिफ्ट से पर चढ़ रहे हैं, एनर्जी मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? लेस। अगर हम पैदल चल रहे हैं, सीढ़ियों से चल रहे हैं, तो वर्क डन विल बी मोर। तो वर्क नाउ इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी आर रीचिंग द building, how we are getting through the building. So this it is depending upon the path traveled, so it is called as a path function. Similarly, heat is also a path function. अब आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो जितनी भी स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कैसा है? इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंशियल। कंप्लीटली आप उसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन पाथ फंक्शन को हम कंप्लीटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो स्टेट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, वेयर एज पाथ फंक्शंस दीज आर नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इट इज़ अ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो मतलब हीट, ठीक है। थर्मोफ्लास्क सुना है आपने, तो थर्मोफ्लास्क मतलब हीट को वो अंदर स्टोर करके रखती है। थर्मो मतलब हीट। थर्मोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो किस चीज़ से डील करता है? हीट चेंजेस इन अ रिएक्शन। कैसे कैसे किसी रिएक्शन में हीट चेंज हो रही है और कितनी हीट चेंज हो रही है, इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। अब हीट चेंज का मतलब क्या समझते हैं? किसी रिएक्शन से या तो हीट इवॉल्व हो रही है या किसी रिएक्शन में हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। डिपेंडिंग अपॉन दिस देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इट कैन बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो जैसे पता चलता है, एक्सो मतलब बाहर, तो किसी भी रिएक्शन से अगर हीट लूज हो रही है सराउंडिंग्स में, सच इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसी भी रिएक्शन में अगर हीट गेन हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट लॉस टू द सराउंडिंग, और हीट को हम किस साइन से डिनोट करते हैं? क्यू से। जब भी हीट लॉस्ट होती है तो हम माइनस क्यू लिखते हैं, जब भी हीट गेन हो रही है तो हम क्या लिखते हैं? पॉजिटिव क्यू। मतलब लॉस ऑफ हीट इट इज़ डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, वेयर एज गेन ऑफ हीट इट इज़ डिनोटेड बाय द पॉजिटिव साइन। अब आप देखो, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, मतलब कोयले को बर्न करने हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज। आप आग सेक रहे हैं कोयले के पास, तो कोयले को बर्न करके क्या निकल रही है? वहाँ से हीट निकल रही है। तो कैसे टाइप की रिएक्शन होगी है? इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे ही अगर आप किसी ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के देखो तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। ग्लास ऑफ टेम्परेचर का 1 या 2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो उस प्रोसेस में ग्लास ऑफ वाटर ने हीट को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है, गेन कर लिया है, एंड इट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब क्या है? जो हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो रिएक्शंस हैं, हीट चेंज है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये 2 कंडीशंस पे हो सकती है। या तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी या ये कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो अगर मैं हीट चेंज समझ रहे ना अब, या तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। हीट चेंज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम से हो रही है तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में उसको मेजर करेंगे। पढ़ा था हमने लास्ट टाइम इंटरनल एनर्जी। तो इफ़ हीट चेंज इज इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज़
इज़ कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के ऊपर डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये सारी टर्म कैसी होगी, जीरो। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू के बराबर बच गया। अब डेल्टा यू क्यू कब है ये क्यू, जब v, छोटा सा v लिखा है मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, तो ये v मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्यू क्या चीज़ है, हीट चेंज। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। इज इट क्लियर, ठीक है। वैसे ही हीट चेंज एट कांस्टेंट pressure refers to enthalpy change. Heat change at constant volume is internal energy, whereas heat change at constant pressure refers to enthalpy. Enthalpy it is denoted by H. अब मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी। पी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये P जब लिखते हैं हम क्यू पी को साथ में नहीं लिखेंगे ऐसे, क्यू पी सबस्क्रिप्ट में होता है, नीचे वाली तरफ लिखते हैं। इसका मतलब है ये P यहाँ पे क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट, और Q की क्या चीज़ है यहाँ पे, हीट चेंज। I hope you are getting it. Next is the standard state. Standard state क्या चीज़ है, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को लेती हूँ उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होगी, ऐसी स्टेट जो कहाँ पे मिलेगी हमें, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298.15 केल्विन। इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया है, वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298.515 केल्विन के ऊपर किस स्टेट में होगा, स्टैंडर्ड स्टेट। तो दिस कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। अब इस स्टेट में जो भी सब्सटेंस है इट इज़ प्रेजेंट इट इन मोस्ट स्टेबल स्टेट, सबसे स्टेबल स्टेट में फॉर्म में प्रेजेंट होता है। द स्टैंडर्ड स्टेट इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298.15 केल्विन टेम्परेचर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज समझते हैं ना आप, रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी चेंज हो रही है, और एंथैल्पी क्या था, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी चेंज कब हो रही है, एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298.15 केल्विन। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट इट इज़ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। Enthalpy change when all reactant and product are present in the standard state it is called as standard enthalpy change। जैसे हम किसी भी रिएक्शन की डेल्टा H कैसे लिखते हैं, H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है सी एंड डी, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन से है, एंथैल्पी ऑफ सी प्लस एंथैल्पी ऑफ डी, ये हो गया एक। किस माइनस कर देना है, किससे, एंथैल्पी ऑफ ए प्लस एंथैल्पी ऑफ बी, ठीक है। अब ये सारी किस चीज़ में है, स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब उतना टेम्परेचर प्रेशर और हमने कांस्टेंट रख दिया है। अगर हम एंथैल्पी को स्टैंडर्ड स्टेट में मेज़र कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। और एक और बात कि जब भी हम स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे नॉट का साइन लगाते हैं। अगर मैं डेल्टा H सिंपल लिखूँ तो इट इज़ एंथैल्पी चेंज, अगर मैं डेल्टा H के साथ नॉट लगा दूँ इट इज़ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन। नेक्स्ट इज़ द मोलर एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इन द स्टैंडर्ड स्टेट। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की एंथैल्पी लेती हूँ इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट और इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट इट इज़ टेकन एज जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि जैसे क्या बोलता है, मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट एंड इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट इज़ टेकन एट जीरो। मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा H रिएक्शन का इन द स्टैंडर्ड स्टेट मतलब नॉट, और मोस्ट स्टेबल स्टेट इज़ टेकन एज ज़ीरो। डेल्टा H किसी भी सब्सटेंस का उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में और उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में, मतलब वो किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उस वैल्यू को हम कितना लेते हैं, ज़ीरो। अब आपको कैसे क्लियर होगा ये, मान लो मेरे पास एलोट्रॉप है कार्बन की, तो आपने पढ़ा था एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड। दो एलोट्रॉप है मेन कार्बन के, कार्बन ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड। कार्बन ग्रेफाइट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड इतना स्टेबल नहीं मानते हैं आप, तो इसको मानते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। इसकी एंथैल्पी अगर मैं स्टैंडर्ड स्टेट में लूँ
क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ है ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है कार्बन का, तो इसकी स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन को क्या लूँगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को क्या लूँगी मैं, 0 लूँगी। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी डायमंड की इट इज़ नॉट 0। क्यों? क्योंकि डायमंड इज़ नॉट द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सिमिलरली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सल्फ़र हैं, होता है सल्फ़र रोम्बिक, सल्फ़र मोनोक्लिनिक, सल्फ़र ट्राइक्लिनिक। उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, इट इज़ सल्फ़र रोम्बिक। तो सल्फ़र रोम्बिक की जो डेल्टा एच है स्टैंडर्ड स्टेट में, उसको क्या कंसीडर करेंगे, 0। लेकिन सल्फ़र मोनोक्लिनिक की स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, मोलर एंथैल्पी इज़ नॉट 0। समझ आ रही है ना बात। जो भी सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा उसको हम 0, जैसे हाइड्रोजन है H2। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये है इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट, और ये एलिमेंटल स्टेट है, मतलब ये एलिमेंट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी डेल्टा H0 को क्या लूँगी मैं, 0। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का अगर मैं ड्यूटीरियम ले लेती हूँ तो ड्यूटीरियम ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, मोस्ट स्टेबल क्या है इसमें, हाइड्रोजन। तो ड्यूटीरियम का डेल्टा एच में 0 नहीं लूँगी। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में, मर्करी लिक्विड फॉर्म में, सबकी मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है आपके पास, 0। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आप क्या समझते हैं, फॉर्मेशन मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही होगी और उससे कोई कंपाउंड बन रहा होगा, तो कितनी हीट चेंज हो रही है उस रिएक्शन में, उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में। कब? जब वो कंपाउंड कहाँ से बना, अपने एलिमेंट से बना। ठीक है, आ रही है बात समझ में। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी का मतलब क्या है, हीट चेंज। फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन में कोई कंपाउंड बन रहा है, तो किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में कितनी हीट चेंज हो रही है एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट भी समझ रहे हैं आप, इतना टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एंड 298 केल्विन। ठीक है, तो जितना हीट चेंज हो रही है उस रिएक्शन में, इट इज़ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ 298.15 केल्विन। तो सच जितनी हीट चेंज हो रही है उस फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा H0F। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एलिमेंट से बन रहा है, ऑल बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो जितनी हीट चेंज हुई इस रिएक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड व्हेन ऑल ऑफ देम फ्रॉम ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट। कैसे समझाऊँ मैं आपको इसको। मान लो मुझे कोई कंपाउंड बनाना है, मीथेन। मीथेन कैसे बनेगा, मीथेन इज CH4। तो मीथेन में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। तो मीथेन इट इज़ फॉर्म्ड, कहाँ से बना, फ्रॉम द एलिमेंट्स। कहाँ से बना है, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब मीथेन में को कौन कौन बना रहा है, एक कार्बन बना रहा है और एक हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन ऑल बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, सारे एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। तो कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या है, कार्बन ग्रेफाइट, प्लस हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड क्या है, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब ये बन गया आपके पास मीथेन। तो इट इज़ द, कितनी हीट चेंज हो रही है रिएक्शन में, डेल्टा H कितना है इस रिएक्शन के, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या हुए, कार्बन और हाइड्रोजन, विच आर प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन एज H2 गैस। कितनी हीट चेंज हो रही है इस रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि मीथेन की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2। तो डेल्टा HF कितना आ रहा है यहाँ पे, -74.81 किलो जूल पर मोल। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, जब भी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन लिखते हैं डेल्टा H0F, तो हमेशा क्या होता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स। जब भी आप एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम प्रोडक्ट की एंथैल्पी से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को क्या कर लेते हैं, माइनस। दिस इज़ द एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आपको आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल दिया गया है,
दिस न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन दी है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मिंग CO प्लस H2O. तो मैंने क्या था, आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज निकालनी है रिएक्शन की. तो मैंने क्या कहा था? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होती है किसी रिएक्शन की? एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो आप सभी प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी को ऐड कर लोगे, सभी रिएक्टेंट की एंथैल्पी को ऐड कर लोगे, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को क्या कर लोगे? सब्सट्रैक्ट कर लोगे. तो आप यहाँ पे वैल्यू देखो, जो भी वैल्यू आ जाएगी दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. और दो न्यूमेरिकल दिए यहाँ पे. इट इज़ अ होमवर्क, यू विल प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल बिकॉज सच न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स ऑल्सो. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. थैंक यू.